अमरीका का चिकना माल अब मेरी बीवी है तो रात भर मेरा देसी वजूद इस अंग्रेजनी को सुकून नहीं लेने देगा। अनाया अमेरिका से आई, इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इसकी शादी इसके पेंडू कजन से करवा दी गई, जिसे देखकर सबने इसका खूब मजाक बनाया। चौधरी शाहजेब जब कमरे में आया, अपनी गोरी चिट्टी दुल्हन को सादा उंगलियों में देखकर खींचकर बेड पे गिराया। बिल्डोजर कहीं कि उठो मेरे ऊपर से। अनाया को डर लगा। इस गांव के पेंडू चौधरी ने दीवानों की तरफ से बुस्से दिए। अनाया की चीख निकली, बेदर्दी से इसमें समाया है। मेरी चिकनी चंबेली, तुमने तो सारी ज्वेलरी ही उतार दी। मैंने तो सोचा था खुद अपने हाथों से तुम्हारी एक ही ज्वेलरी को उतार के वहां वहां अपने लब रखूंगा। वैसे बहुत हसीन लग रही हो। कब से तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद को छूने का जी चाह रहा है। वो अपने बालों का जोड़ा खोल चुकी थी। इसने खूंखार निगाहों से चौधरी शाहजेब की तरफ देखा। वो चलता हुआ इसके पास आया, इसके बाहों से पकड़ के खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। इसके सामने वो बिल्कुल मोम की गुड़िया मालूम हो रही थी। कहाँ वो हट्टा कट्टा गांव का चौधरी और कहाँ वो अमेरिका में रहने वाली नाजुक सी लड़की। इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। वैसे मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा बेबाक होगी, आते ही शौर के गले में बाहें डालोगी, खुद से ही इसके साथ रोमांस शुरू कर दोगी। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा मशरकी लड़कियों की तरह शर्मा रही हो। मशरकी लड़कियां, माय फुट, दूर हटो मुझसे, हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए इसके सीने पर हाथ रख के जोर से धक्का देने लगी, मगर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। इतनी नाजुक सी मोम की गुड़िया हो और शाहजेब को धक्का दे रही हो। शाहजेब की बाहों में आओगी तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। ये कहते हुए इसे अपने मजीद करीब कर गए। ऐसे बाजुओं से जकड़ा हुआ था, इसके ऊपर झुका और इसकी गर्दन पे एक निशान छोड़ा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसे जलन का एहसास हुआ। बहुत नाजुक लग रही हो तुम। इसने नाया की मोमी हाथों को अपने हाथों में लिया, जो बिल्कुल सफेद थे। वो हल्की हल्की सांवली रंगत का मालिक बहुत हसीन और पुरकशिश था। चौधरी शाहदेव जिस पर गांव की लड़कियां मरती थी, मगर इसने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था इसका बचपन से इसके निगाह इसकी कजन के साथ हुआ है। मगर इसकी कजन ऐसी बदली हो जाएगी, इसका चीज का अंदाजा नहीं था। आज के बाद तुम्हें चौधरी शाहजेब के मुताबिक चलना होगा। अब की बार शाहजेब की आंखों में संजीदगी आई। शाहजेब, कभी भी मैं आपके मुताबिक नहीं चलूंगी। वो उर्दू बोल रही थी, मगर इसका लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे वो इंग्लिश बोल रही हो, या क्या तुम मुंह टेढ़ा करके बोलती हो। ये कहते हुए एकदम से बाजू से पकड़ के बेड की तरफ धक्का दे दिया। वो बेड के ऊपर जा गिरी। जैसे ही वो उसके ऊपर आया तो उससे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। मोटे सांड बिल्डोजर, उठो मेरे ऊपर से, मेरा सांस बंद हो रहा है, उठो। इसे हटाने की कोशिश करने लगी, मगर इस जगह से हिला भी ना पा रही थी। शाहजेब इसकी थोड़ी सी पकड़ता हुआ इसके चेहरे के एक एक नक्श को बगौर देखने लगा। बहुत करीब से तुम्हें महसूस करना था, बहुत करीब से तुम्हें देखना था। ये कहते हुए चौधरी शाहजेब ने जैसे ही इसकी थोड़ी पे अपने लब रखे, तो वो जगह भी लाल हो चुकी थी। हल्के हल्के मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी, मगर इसके ऊपर पर मौजूद लिपस्टिक को इसने अपने अंगूठे से रगड़ कर साफ किया, जो उसके गाल तक फैल चुकी थी। मेकअप वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम तो वैसे ही हसीन, खूबसूरत, चिट्टी गोरी अंग्रेजी मालूम होती हो, तो तुमने क्यों मेकअप किया है। मुझे तो सादगी में तुम पसंद हो। मेकअप को अपने लबों से हटा दो। ये कहते हुए उसने अन्नाया की कमर को शिद्दत से जकड़ा हुआ था। एक तो उसका सारा वजन अपने ऊपर महसूस करती इसे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस होने लगी। इतना भारी वो शख्स था, एक मुकम्मल रूपदार शख्सियत वाला मर्द। इसकी चौड़ी जिस्मात, चौड़ा सीना, उसके पास की महक व शलवार कमीज में कलोंग से आती हुई खुशबू थी। जब के अनायस के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। जाहिल, गवार, पिंडू, हटो मेरे ऊपर से। तुम लोगों को सिर्फ औरत महज जिस्म के सिवा कुछ समझ नहीं आती। तुम्हें तमीज नहीं, तुम लोगों को बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। वो उसकी तरफ देखकर बोली। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी तुमने शाहजेब की मोहब्बत देखी कहाँ है अंग्रेजी। ये कहते हुए जैसे इसने महसूस किया कि इसकी कमर पर शाहजेब की उंगलियां गुस्ताखियां कर रही, इसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच कर शिद्दत से अपनी आंखें बंद की, तो उसकी मुछों की चुभन को आंखों पर महसूस किया। वो पतली सी छोटी हाइट वाली लड़की, और कहाँ वो एक मुकम्मल मर्द जो उस पर झुका हुआ था। इसे जगह से हिला भी नहीं सकती थी। मैंने चिल्लाने लग जाऊंगी। चिल्लाओगी तो सबको यही लगेगा चौधरी शादी में अपनी बीवी पे बड़ी शिद्दतें लुटा रहे। चिल्ला लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जानी। इतना पागल समझा हुआ है चौधरी शाहदेव को। कमरा साउंड प्रूफ है, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा सकेगी। वो हंसते हुए बोला, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें क्या पता औरतों से कैसे मोहब्बत की जाती है। हटो पीछे। एकदम से इसे हटाने की कोशिश करने लगी। इसके मुंह से अनपढ़ का लफ्ज सुनकर, जाहिल, गवार सुनकर अब की बार शाहदेव को शदीद गुस्सा आया। एकदम से इसके जबड़े को ऊपर से दबोचता हुआ इसके ऊपर झुका। अनाया की सिसकी निकली, क्योंकि वो नाजुक सी लड़की थी। तुम तो इस कदर नाजुक हो, मेरे एक एक लम्स पर तुम्हारा तो चेहरा लाल हो रहा है। वो बूसा देता वहां से जगह लाल, जहाँ 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 वो बूसा देता वहां वहां से जगह लाल हो जाती। अभी तो मैंने शिद्दतें भी नहीं लुटाई, जब मैं शिद्दतें लुटाऊंगा तो तुम्हारा क्या हशर होगा।
ये कहते हुए चौधरी शाहदेव ने इसके गले से झलकते हुए इसकी हुस्न को देखा, फिर मुस्कुराते हुए इसकी आंखों को देखने लगा, जिनको इसने बहुत जोर से भींचा हुआ था। इसकी सफेद रंगत, सफेद गर्दन से सफेद हाथ जिनसे इसने बेडशीट को दबोचा हुआ था, अगले ही लम्हे बेडशीट से हाथ उठाकर इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फ्योस की, तो इसकी आंखों आंसुओं की परवाह किए बगैर जैसे ही मजीद शिद्दत से उस पर झुका। वो एयरपोर्ट से बाहर निकली थी, बैग घसीटती हुई आ रही थी, इर्द-गिर्द देख रही थी। उफ़! मॉम डैड कहाँ हैं? किसी ने लेने आना था, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। इतनी गर्मी है यहाँ। वो अपनी ग्लासेस उतारते हुए अपने सर पर रखते हुए चारों तरफ देखने लगी। वो इस वक्त टी-शर्ट में मलबूस थी। इसकी तंग सी टी-शर्ट में इसका सारा वजूद नुमायाँ हो रहा था। जीन्स भी बिल्कुल उसकी टांगों के साथ चिपकी हुई थी, जिससे इसकी सारी जसामत वाज़ा हो रही थी। काफ़ी वक्त बाद इन्हें शाज़िब आता हुआ दिखाई दिया। इसने अपने ग्लासेस उतारे, सिया रंग की शलवार कमीज में जल से बाल सेट किए हुए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अपनी फुरगशित शख्सियत के साथ वो चलता हुआ इसके पास आया, सबसे अलग और मुख्तलिफ मालूम हो रहा था। तैमूर साहब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आते ही इनके पास आ खड़ा हुआ। उसने सलाम करने के बाद बाकी सबसे मिला, हाल वाल पूछा। अभी तक वो उनके साथ खड़ी इस लड़की को देख रहा था जो अनाया मालूम हो रही थी। कहीं से वो अनाया नहीं लग रही थी। इसने चाचा की तरफ देखा। चाचू जान, आपके लिए अलग ड्राइवर है, अनाया को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं है, सामान वगैरह भी है। इसने नरमी से कहा, बेटा ये बहुत अच्छा रहेगा। अनाया ने नाक चढ़ाते हुए इसकी तरफ देखा। इसके साथ मैं जाऊंगी बाबा, मैंने नहीं जाना इसके साथ, इसने संजीदगी से कहा। बेटा, तैमूर साहब ने इसे आंखें दिखाई, जो पहले से है वहां इसे समझा के लाए थे। चेहरे पे दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। यहाँ से कितना दूर होगा आपका गांव? गांव नहीं, हमारा गांव। ये आप ये भी पूछ सकती थी मैडम, वो संजीदगी से ड्राइविंग करता हुआ बोला, इसकी नाक चढ़ाते हुए। शलवार कमीज में मलबूस इस मर्द की तरफ देखा। वो जानती थी शायद यही शख्स था जिसके साथ इसका निकाह हुआ था। न जाने कितनी देर तक इसे देखती रही, फिर सामने देखने लगी। कुछ खास मुझ पर नजर आया है आपको जो ऐसे देखी जा रही हैं? मुझे कोई शौक नहीं है आपको देखने का। इसका लहजा बिल्कुल ऐसे था जैसे वो इंग्लिश बोल रही है, जबकि वो बोल उर्दू ही रही थी, जिससे चौधरी शाह देव को सख्त गुफ्त हो रही थी। 1 घंटे का सफर मुझे इस गाड़ी में तुम्हारे साथ गुजारना होगा। वो संजीदगी से बोली, कोई मसला है क्या? यहाँ भी उतार देता हूँ। ये कहते हुए इसने गाड़ी रोक दी। सड़क पे धूप को देखने लगी। इतनी ज्यादा धूप है, आपको समझ नहीं आई? जल्दी पहुंचे, घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली। शाहदेव इसकी बातें सुनकर खामोश हो गया। काफी वक्त बाद गाड़ी हवेली के सामने रुकी। जैसे ही इसने कदम बाहर निकाला, सूरज की गरमाइश सीधा इसके चेहरे पर आ पड़ी। एक लम्हा लगा था, इसकी सफेद रंगत बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। इसकी पेशानी पे पसीना नमूदार होने लगा। उसने अपने बालों को कानों के पीछे किया। वो मुलाजिम को बुलाकर सामान निकलवाने लगा। चले आगे मैडम, इससे पहले कि यहाँ धूप में पिघल के नीचे गिर जाए और मुझे आपको शावर में डाल के ले जाना पड़े। इसकी बात सुनकर गुस्से में अनाया ने शाहदेव की तरफ देखा। वेरी फनी, ये कहते हुए वो आगे की तरफ चली गई। कितनी अंग्रेजी झाड़नी आती है इसको। शाहदेव ये कहते हुए इसके पीछे पीछे आ गया। आते ही वो सबसे मिली, बजाय इनके पास बैठने के कहने लगी, ताया जान, आपने मेरा कमरा रेडी करवा दिया होगा यकीनन, और ऊपर वाले पोर्शन में मुझे कमरा चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, सो प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दे। इसकी बात सुन के शाहजेब कहने लगा, आए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। ये कहते हुए इसे ऊपर आने का कहा। सबने हैरत से शाहजेब की तरफ देखा। सब लोग जानते थे बचपन में वो इससे कितनी मोहब्बत करता था और वो उसकी मनकोहा थी। ये बात भी सब जानते थे। शाहजेब, तुम कुछ बात भी कर लो, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये कहते हुए इसने कमरे का दरवाजा खोला। एसी पहले से ऑन था, कमरा बिल्कुल ठंडा था। इसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? आप जा सकते हैं। आपको मुलाजिम नहीं हूँ जो आपको कमरे तक छोड़ के वापस चला जाऊंगा। आपके बाद उसके चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरे मुलाजिम हैं, लेकिन फिलहाल मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, तो इस वजह से प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके पास आ गया। शाहजेब को अपने पास आता हुआ देख वो घबरा गई। अमेरिका में रह रह के वो बहुत ज़्यादा बेबाक हो गई थी। इसे कभी किसी के करीब आने से डर नहीं लगा था। वो दोस्तों के साथ घूमने-फिरने चली जाती थी, पार्टियाँ एन्जॉय करती थी, मगर शाज़िब की आँखों में कुछ अजीब सी संजीदगी थी, जिसे देखकर इसे खौफ महसूस होने लगा। वो पीछे अलमारी के साथ लग गई। शाज़िब ने अनाया के इर्द अपने बाजू रखे, बिल्कुल उसके करीब हो गया। अनाया इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस करती हुई कँपकँपाने लगी। इसके चेहरे पे पसीना आने लगा। शाहज़िब क्या कर रहे हैं? प्लीज़ पीछे हटें। इसके लब कँपकँपाने लगे। वो मुस्कुराते हुए पीछे हुआ। इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मेरी मनकुबा हो। अभी तो कुछ दिन बाद हमारी शादी के लिए फंक्शन भी शुरू हो जाने हैं। और 1 महीने बाद तुम मेरे कमरे में आ जाओगी, मेरे बाहों में, मेरे बहुत करीब। पता है तुम्हारा चेहरा देख के, तुम्हारा हुस्न देख के मैं किस कदर पागल होने लगता हूँ।
तुम्हारी तस्वीर जब जब देखता था पागल होता था। ये कहते हुए इसने इसके गाल को हल्के से छुआ तो वो कांपने लगी। एक झटके से इसने पीछे की तरफ से धक्का दिया। बदतमीज, आपको जरा शर्म नहीं आती? किस कदर आप बेहुदा इंसान है। अमेरिका जैसा मुल्क में रह कर आने वाली लड़की इतनी सी गुर्बत को बेहयाई कह रही थी। तुम्हारी सारी वीडियोस देखता रहता था जो तुम लड़कों के बाहों में नाचती थी ना। अब तक तुमने अंगूठी पहनी है? तुम्हें मैंने अच्छी तरह सीधा करना है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। अनाया का दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। इसने अपने दिल को थामा, बेड पे गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। बहुत शौक है ना पेंडू, जाहिल गवार कहीं के। तुम जैसे इंसान के साथ शादी मैं क्यों करूंगी? कभी भी नहीं करूंगी। बल्कि यहाँ आई हूँ मामा बाबा के साथ इस वजह से ताकि मैं इनसे बेनाम रिश्ते को खत्म कर सकूं। तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने से अच्छा है मैं वहां किसी गोरे के साथ अमेरिका में शादी कर लूं। तुम्हारी ये जायदाद नहीं चाहिए मुझे। वो खुद से बातें करने लगी। इसने अपने बालों को कानों के पीछे अड़सा, फ्रेश होकर ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में मलबूस होकर बाहर आ गई। आके सोने के लिए लेटी मगर नींद नहीं आ रही थी। रात को भी काफी देर से वो बाहर आई, सबके साथ आके बैठ गई, डिनर करने लगी। इसके चेहरे पे बिल्कुल संजीदगी छाई हुई थी। किसी के बुलाने पर भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी। शाह से अभी तक इसकी दोपहर वाली हरकत पे गुस्सा था। तैमूर साहब ने कहा, बेटा ये क्या बदतमीजी है? सब आपसे बात करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बात कर रही? कौन बाबा, अभी बात करने का मूड नहीं है तो प्लीज मुझे कोई ना बुलाए। आप लोग अपनी बातें करो ना, मुझसे क्या आप लोगों ने जरूर डिस्कशन करनी है। वो संजीदगी से बोली। शाजिब का नवाला मुंह में ही रह गया। वो खूंखार निगाहों से इस लड़की की तरफ देखने लगा। काफी सीधी करने वाली है आपकी बेटी तो। तैमूर चाचू, शाजिब ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, मगर वो खामोश हो गए। बात को बदलने के लिए दादा जान कहने लगे, और बेटा बाकी बताओ, सब कुछ कैसा जा रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है चाचू जान, जमीना ही देखता होगा। ये ज्यादा क्या करता ही होगा। अनाया ने दरमियान में जली कटी सुनाने की कोशिश की तो सबने अनाया की तरफ देखा। कोई इससे ऐसे अल्फाज की उम्मीद नहीं कर सकता था। अच्छा ठीक है, दादा जान कहने लगे, मुझे आपसे कहीं कुछ जरूरी बात करनी है। सब लोग दादा जान की तरफ मुतवज्जो हुए। इस जुम्मे से अनाया और शाहजेब की शादी के फंक्शन स्टार्ट होने लगे हैं। तैमूर साहब ने अनाया की तरफ देखा। वो वहां इसे काफी समझा कर लाए थे कि इसकी शादी शाहजेब के साथ होनी है, और नाया ने भी यही सोचा हुआ था कि वो शाहजेब को ऐसे तगनी अनाथ नचाएगी कि वो उसे खुद ही तलाक दे देगा। मगर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आते ही हफ्ते बाद इनकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। वह हैरत से देखने लगी। क्या मतलब? कम से कम मुझे तो कुछ वक्त दें आप लोग इस रिश्ते को कबूल करने के लिए और इस इंसान को कबूल करने के लिए। वह हकारत से शाहजेब की तरफ देखते हुए बोली। शाहज़ेब खूंखार निगाहों से इसकी तरफ देखने लगा। जी, आपको शादी के बाद भी कबूल करने के लिए टाइम मिल जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लो। ये कहते हुए शाहज़ेब वहां से उठ के चला गया। शाहज़ेब के चेहरे पे छाया हुआ गुस्सा सबने देख लिया था। तैमूर साहब तो शर्मिंदा होकर रह गए। अनाया की वजह से। अनाया भी गुस्से में प्लेट में कांटा फेंकते हुए वहां से उठ के कमरे में आ गई। पीछे पीछे तैमूर साहब भी आए। अनाया बेटा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपको कितना समझाया था कि वहां जाके ऐसा कुछ भी बेहूफ नहीं करना, ना ही ऐसी कोई बदतमीजी करनी है। आपकी शादी शाहजेब के साथ होनी है तो होनी है, कल हो या आज हो या अभी हो। वो कहने लगी, बाबा जान मैं शाहजेब के साथ शादी नहीं करना चाहते। प्लीज आप एक काम करें, तलाक दिलवा दे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह सकती, तैमूर साहब का हाथ उठ चुका था। तमाचा इसके मुंह पे पड़ा और निशान छोड़ गया। और शायद इतने सालों में ये पहली दफा था जब तैमूर साहब ने अपनी बेटी पे हाथ उठाया था। वो आंखों में आंसू लिए अपने बाबा जान की तरफ देखने लगी। शिद्दत से अपनी मुठ्ठियां भेज गई। खबरदार, जो ऐसा लफ्ज अपने मुंह पे तुम लाई हो। मैं बचपन से लेकर अब तक तुम्हें क्या समझाता आया, तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, क्योंकि तुम्हारी शादी शाहजेब के साथ ही होनी थी। तुम आए अमेरिका ले जाकर सबसे बड़ी गलती की मैंने। काश बचपन में ही तुम्हें रुखसत करके शाहजेब के हवाले करके जाता। पापा जान वो उम्र में मुझसे बड़े हैं। आप लोगों ने क्या जहालत मचाई हुई है। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। आप लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो गुस्से में कमरे से बाहर चले गई। इसने अपना हाथ बैठ के बैक पे मारा था। इसे दर्द भी होने लगा था। वो अपने हाथ में देखने लगी। अपने हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह रोने लगी। शाहज़ेब मैं तुम्हें ऐसा तगनी का नाच नचाऊंगी, तुम खुद ही मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। खुद ही कहोगे मुझे तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रहना। सो वो तंग सी शर्ट में बाहर लॉन में टहल रही थी। इर्द का गार्ड और मुलाजिम सबकी निगाहें इस पे टिकी हुई थी। जिस कदर बेबाक इसने लिबास पहना हुआ था, इतना ज्यादा तो कभी वो अपने बाबा के सामने भी नहीं पहनती थी। सिर्फ ये था कि शाहजेब इसके लिबास की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से तलाक दे दे। शाहजेब जैसे ही घर में दाखिल हुआ वो जानता था इसे धूप में किस कदर चिढ़ है। इसके बावजूद ये धूप में ऐसा लिबास पहन के क्यों खड़ी हुई थी। शाहजेब को इसकी हरकत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। वो इतना बच्चा नहीं था जो समझ ना पाता कि वैसे क्यों खड़ी है। चलता हुआ इसके पास आया, एकदम से इसकी कलाई को दबोचा। क्या कर रहे हैं?
چھوڑو مجھے۔ غصے میں اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں ذرا بھی لحاظ اور شرم ہے؟ یہ ملازمین دیکھ رہے ہیں، یہ تمہارے امریکہ کی سڑکیں نہیں ہیں جو تم یہاں نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو تو صحیح وہ تمہیں کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمہارے فیملی لوگ کیا تم لوگوں کے گاؤں میں ملازمین گندی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ تم پاکستانی مردوں کا یہی تو ہوتا ہے، جہاں عورت دیکھتے ہیں وہی گھرنا شروع کر دیتے ہو۔ تم بھی تو ایسے ہی کرتے ہوگے دوسری لڑکیوں کے ساتھ، تبھی تو تمہارا ملازم بیوی تمہاری بیوی کو ایسے دیکھ رہا ہے۔ اتنی گرمی میں تمہیں دھوپ سے الرجی ہے، تمہارا چہرہ لال سرخ ہو چکا ہے، اس کے باوجود تم یہاں دھوپ میں اپنا آپ ملازمین کو دکھانے کے لیے کھڑی ہو، صرف اس وجہ سے تاکہ مجھے تم نیچا دکھا سکو۔ اس کو بازو سے پکڑتا ہوا اس کی کمرے کی طرف لے جانے لگا، کمرے میں لا کر اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ گری تھی، اس کا ہاتھ بری طرح سے بیڈ کے سائڈ سے ٹکرایا تھا، اس کے ہاتھ پہ خراشی آ گئی تھی جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شاہزیب کی طرف دیکھنے لگی، اس کے ہاتھ کو دیکھ کر شاہزیب پاگل ہوا تھا۔ فوراً سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا کہنے لگا، آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، اس کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے شاہزیب کی طرف دیکھ رہی تھی، ہچکیاں لینے لگی۔ اتنا برا رویہ اس کے ساتھ کبھی کسی نے اختیار نہیں کیا تھا جتنا شاہزیب نے کیا تھا۔ وہ حیرت سے شاہزیب کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی لال سرخ ہو چکا تھا۔ آج کے بعد تو میں دھوپ میں نہ دیکھوں۔ اس نے ہاتھ کو دیکھا جہاں یہ پہ چوٹ آئی تھی، اسے مرہم لگاتے ہوئے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور کہنے لگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کئی سالوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ گھر کی عزت کوئی اور دیکھے۔ تم جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو گی اتنی جلدی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس سے اپنے لب کی اس کی پیشانی پر رکھے تو وہ خاموش رہی، کیونکہ اس کے سامنے وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی جاتے ہی اس نے غصے میں اس کی لگائی ہوئی بینڈیج کی طرف دیکھا، ہاتھ پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کیا سمجھتے ہو سب اپنے آپ کو؟ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اور میں ان کی بات مان لوں گی؟ کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ بابا جان، آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں اس سے طلاق نہ لوں، میں طلاق لے کے چلی جاؤں گی واپس امریکہ، یہاں مجھے نہیں رہنا جاہلوں کے درمیان۔ میں خود سے باتیں کر رہی تھی، اسے ابھی تک بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ اسے بھی غصہ بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ آدھی رات کو وہ انایا کے کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی، چاروں طرف دیکھنے لگا، جلدی سے کھڑکی میں جا کے دیکھا تو وہ حویلی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اتنا بے باک لباس پہنا ہوا تھا، شاید نائٹی پہنی ہوئی تھی، کھلے ہوئے بال ہیں، ساتھ ہی رات کو گاؤں سے باہر جانا۔ آج وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ارد گرد دشمن ہوتے ہیں، ایسے حالات میں اس کا باہر جانا خطرناک تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہ حویلی سے باہر آ گئی، درمیان میں ٹہلتی جا رہی تھی، جا کے نہر کے پاس بیٹھ گئی، پاؤں نہر میں ڈالتے وہ دیکھنے لگا، اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے سیدھا کھڑا کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے بولی، تم آدھی رات کو یہاں مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے، حویلی میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پولیس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، یہ جگہ تمہارے لیے سیف نہیں ہے، اتنی رات کو عورتیں حویلی سے باہر نہیں جاتی، چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ ایسا تو 3 بجے تک میں کنسرٹ پہ جاتی تھی، اپنی لائف کو انجوائے کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی ہوں مجھے یہاں قید کر کے رکھ دیا، نہ میں دوستوں سے بات کر سکتی ہوں، سگنل تک نہیں آتے۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب کچھ مل جائے گا تمہیں، اٹھو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے اٹھانے لگا، وہ اپنا بازو چھڑانے لگی، اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی، اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ آسمان کی وسط میں چاند چمک رہا تھا، نہر کا ہلکا ہلکا پانی جس میں دونوں کا عکس تھا وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ایک موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک وجاہت کا شاہکار مرد سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اور وہ ایک نائٹی میں موجود تھی۔ آج کے بعد ایسے کپڑے پہن کے آدھی رات کو باہر مت نکالنا، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، بہت محبت سے بولا۔ وہ ہر بار اسے اپنی محبت کا اظہار کر جاتا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی تو ساتھ ہی اس نے بازو سے پکڑا۔ وہ دونوں پانی میں گر چکے تھے، ٹھنڈا پانی، اتنی گرمی میں بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا سے وہ کانپنے پہ مجبور ہو گئی۔ نکالو نکالو مجھے، کچھ کاٹ لے گا، کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تو تمہارا انگریزوں والا لب و لہجہ مجھے بڑی کوفت میں مبتلا کرتا ہے، اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ اس پر پانی ڈالا تو اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ نکالو مجھے پلیز۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ باہر نکالو نہ پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ اس کے کان کے لوگوں کو اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا بولا، نہیں نکالوں گا، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، کم از کم ڈر کی وجہ سے تم میرے اتنا قریب تو آ چکی ہو۔ اس نے شدت سے اسے دبوچا ہوا تھا، اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکائی ہوئی تھی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔
इसकी साँसों की तपिश अपने कान के लौ पे महसूस करके वो गहरे-गहरे साँस लेने लगी। "प्लीज़, प्लीज़ निकालो ना शाहज़ेब, प्लीज़ निकालें।" इसने पहली दफ़ा शाहज़ेब का नाम पुकारा। शाहज़ेब को मज़ीद अच्छा लगा। इसके कान के लौ को अपने दाँतों में तले दबाता मज़ीद इसे तड़पने पे मजबूर कर गया। अनाया के लिए सब कुछ देखना फ़िल्मों में आम सा होता था, लेकिन मगर आज पहली दफ़ा जब खुद पे बीत रही थी, कोई मर्द इसे छू रहा था, तो उसका दिल क्यों इतनी शिद्दत से धड़क रहा था। कहीं न कहीं इसके अंदर भी वो मशरक़ी लड़की पाई जाती थी। वो जितनी भी बेबाक हो जाती, इसे बाहों में उठाकर नहर से बाहर लाया, तो वो अभी तक इसके साथ चिमटी हुई थी, डरी हुई थी बहुत बुरी तरह से, बच्चों की तरह रोने लगी। मुझे कुछ हो जाता तो? वो रोते हुए इसके सीने से लगी हुई थी। अगले ही लम्हे इसे खुद से अलग किया। इसके भीगे हुए सराबे को देखने लगा। वाह! पानी बालों से टपक रहा था। इसके सुर्ख व सफ़ेद रंग देख के वो उस पे सदके वारी जा रहा था। और वो इस शख्स को देखने लगी जिसकी आँखों में चमक थी। इसकी पेशानी पे बाल बिखरे हुए थे, जिनसे पानी टपकता हुआ इनाया के चेहरे पे पड़ा था। इसे करीब किए खड़ा हुआ था। फ़ौरन से वो पीछे हुई। अचानक इसका पाँव मुड़ा, वो पीछे खेतों में जा गिरी। इसे देखकर वो हँसने लगा। अच्छा हुआ, शौहर के साथ बदतमीज़ी करने का यही अंजाम होता है। समझ लो, जो पाकिस्तानी बीवी अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी करती है, इन्हें सज़ा मिलती है। वो हँसते हुए बोला, उठाए ना मुझे नीचे से, अब की बार वो डूबी नहीं पाई थी। इसके कपड़ों पे मिट्टी लग गई थी। एक दफ़ा फिर से इसे नहर में फेंका। निकाले वो बाहर खड़ा उसका तमाशा देख रहा था, जो निकलने के लिए रो रही थी। अब की बार दोबारा से छलांग लगाई तो एक दफ़ा फिर से इसके साथ चिपक गई थी। दिल कर रहा तुम्हें बाहर फेंक दूँ। इसे अपने करीब लाया हुआ था। देखो, ये कहते हुए इसे लेकर बाहर आ गया। इसके साथ चलने लगी। हवेली की तरफ जा रहे थे। वो दोनों मुकम्मल तौर पे भीगे हुए थे और वो इस वक़्त इस हालत में हम दोनों को तुम्हारे बाबा जान ने, दादा जान ने या मेरे चाचू जान ने देख लिया तो बजाए 1 हफ़्ते बाद जो हमारी रुखसती होनी है, कल सुबह सबसे पहले हमारी रुखसती का इंतज़ाम करेंगे। इसे अपने साथ लगा लिया। खबरदार जो मुझे छूने की, हाथ लगाने की कोशिश की। गुस्से में बोली, अच्छा अच्छा बाबा नहीं छूता। ये कहते हुए वो दोनों हवेली वापस आ चुके थे। वो सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। अभी भी उसका वजूद भीगा हुआ था। अचानक से इसे अपने वजूद पर इस शख्स का लमस महसूस करने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने इसकी हरकतें आ रही थी। इसने आहिस्ता से अपने कान के लो को आईने के सामने जानने जाके देखा। वालों से पानी टपक रहा था। इसके कान के लो लाल हो रही थी। जहाँ इसने दांतों तले दबाया था, इसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। अपने चेहरे पे तपिश महसूस होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? ना जाने क्यों उसके चेहरे पे शर्म के अजीब से रंग बिखरे हुए थे। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। इसने जल्दी से अपनी नाइटी चेंज की, सादा से लिबास में ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में आकर बेड पर बैठ गई। बाल अभी भी गीले थे, जिन्हें इसने खुश्क भी नहीं किया था। तकिए पर अपना सर रखा हुआ था। एसी फुल था, इसके बावजूद भी इसके चेहरे पे पसीना आने लगा। वो करवटें बदलने लगी। आधी रात को अपने गाल पे नमस महसूस करके एकदम से उठी, मगर कमरे में तो कोई भी नहीं था। इसने जल्दी से लाइट ऑन की। जब आंखें बंद करती तो ऐसा महसूस होता जैसे शादी इस पे छा चुका है और हर चीज इसे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे ये क्या हो रहा है? जल्दी से साइड टेबल पे पड़ा हुआ पानी का गिलास उठा कर इसने पिया, मगर अभी भी अजीब सी घबराहट बनी हुई थी। सब डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल खामोशी थी। वो ना किसी से कोई बात कर रही थी और ना किसी पे तंज कर रही थी। निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। वैसे ही सादा सा ट्राउजर शर्ट में मलबूस थी, जिसके हाफ बाजू थे। खोले हुए बाल जिन्हें केंचे लगाया हुआ था। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि रात को सोई नहीं थी। इसकी मम्मा कहने लगी, बेटा क्या हुआ है? अनाया तो रात को सोई नहीं, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही हैं? चोर निगाहों से इसने शादी की तरफ देखा, जो हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। घर में जल्दी शादी की तैयारियां जोर शोर से थी और वो बिल्कुल खामोश थी। अपने जज्बात और टेक्नोलॉजी को नहीं, अपने जज्बात और फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। दोनों 2-3 दिन जो इसने एटीट्यूड दिखाया है, न जाने कहाँ मर गया था, मगर खुद अपनी शादी का लहंगा पसंद करना है, इतने उससे इसने ये पहली फरमाइश की थी, क्योंकि इसका दिल बहुत ज्यादा बोझल हो चुका था। इसकी शादी का लहंगा खुद लेकर आए। शाहज़ेब क्यों हैरत थी। अच्छा बेटा, कोई मसला नहीं, शाहज़ेब के साथ चली जाना, खुद ही जाके लहंगा ले आना। वो नरमी से बोली तो उनकी यही बात सुन के बहुत साबत में सर हिलाने लगी। चलो ये तो अच्छा है, तुम इस शादी के लिए मान गई। नहीं, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, फौरन से बोली तो इसकी मम्मा ने खूंखार निगाहों से इसकी तरफ देखा। तैमूर साहब कहने लगे, बेटा ऐसी फजूल बातें करने ठीक नहीं। इसे लेके जाने का कहा, पापा मुझे इसके साथ नहीं जाना, आप लेके जाएं या मम्मा लेके जाएं। वो निगाहें झुका गई। आप लोग तो जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, एक दफा फिर से बोली, मगर इसकी मम्मा ने की बातें इग्नोर कर दी, क्योंकि ये बातें तो इसने रुखसती तक पे ही रहना था। गाड़ी में बैठी तो कहने लगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। इसने शाहजेब को देखते हुए कहा, खामोशी से बैठ तो तुम ड्राइविंग करोगी? मुझे अपनी शादी से पहले ही बेवा होने का कोई शौक नहीं। मैं तो बच जाऊंगा, तुम्हें तो हल्की सी भी चोट लगेगी तो अगले जहां पहुंच जाओगी।
और यहाँ पे कोई छोटे-मोटे तो एक्सीडेंट होते नहीं है, तुम्हारा कोई अमेरिका नहीं है। इसकी बात सुन के वो मुँह फुलाती हुई दूसरी तरफ बढ़ गई। वैसे इस रात नहर के पानी में इतना ज़्यादा घबरा क्यों गई थी? इसकी बात सुन के वो अपनी कलाइयों से कपड़ा हटा के इसे दिखाने लगी, जहाँ बहुत ज़्यादा निशान बने हुए थे। शायद इसे एलर्जी हो चुकी थी। इसने एकदम से गाड़ी रोकी, इसकी कलाइयों को पकड़ लिया। "ये क्या हुआ है तुम्हें?" वो संजीदगी से बोला। "एलर्जी हुई है गंदे पानी की वज़ह से।" वो गुस्से में बोली तो शादी बोला, "तुमने मेडिसिन नहीं ली?" अब किसको बोलती मेडिसिन लेने का? मम्मा को बोलती तो उन्होंने फिर कहना था शाज़िब के साथ चली जाओ। पता है आपके साथ नहीं जाना है मुझे। ओके, मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगा। अभी भी इसकी कलाई शाज़िब के हाथ में थी और इसे हैरत हो रही थी कि इसने अब तक अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़ाई क्यों नहीं थी। बिलावजह मुझे छूने की कोशिश मत किया करें। तो आपको अपनी बाहों के हसार में लेकर टूट की मोहब्बत करनी है या टूट के प्यार करना है। और आपको अभी से एक कंडीशन लग गई कि आप ये कलाई को छोड़ दूँ, वो हँसते हुए बोला। वो ड्राइविंग कर रहा था, साथ-साथ इसके साथ बातें कर रहा था, मगर इसकी बातों का जवाब मैं वो हूँ या हाँ में दे रही थी। खुदा के लिए ये अपना लबो लहज़ा उर्दू वाला कर लो, ये तुम्हारे इंग्लिश वाले लबो लहज़ा से मुझे सख्त नफ़रत हो रही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आप मुझे एक ही बात तो बोले जा रहे हैं, तो मुझे इसी अंदाज़ में कबूल कर लो। बस तुम्हारा ये बेहुदा लिबास चेंज कर दो। इसकी बात सुन के वो हँस पड़ी और ये तो आपकी खुशफ़हमी है। शादाब चौधरी बहुत हसीन मेरा नाम लेती हुई लगती हुई गाड़ी शॉपिंग के मॉल के सामने रुकी। तुम्हारी शॉपिंग करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। इसके चेहरे की रंगत भी सुर्ख हो चुकी थी। इसे लेकर हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर से देखने के बाद बोली, इन्हें एलर्जी हो चुकी है और कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। ये ज़्यादा बढ़ भी सकती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आपको। फ़ौरन से शाहज़ेब ने खूंखार निगाहों से नाई की तरफ देखा, जो खामोशी से बैठी हुई थी। वो थोड़ा परेशान हुआ, वो अचानक खामोश हो गई थी। अजीत तारा बात भी नहीं कर रही थी। कल इनकी मेहंदी का फंक्शन था, मगर सुबह-सुबह इसने हंगामा मचा दिया। शादाब के साथ शादी नहीं करनी, ना ही इसके साथ गाँव में रहना चाहती हूँ। इसे वापस अमेरिका जाने से ये ख़्याल ना आया कि वह खुश थी। पिछले 2 दिन से शादी की तैयारी में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही थी, मगर आज अचानक से एक दफ़ा फिर इसका यूँ हंगामा मचाना सारे घरवालों को परेशान कर दिया। शादाब ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया, कहने लगा, "मैं इससे खुद बात करूँगा।" वो चलता हुआ इसके पास आया। इसने डरते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाया। आँखों में खौफ था। शादाब ठहर गया। इसने एकदम से इसे पकड़ के खींचा। ऐसा नहीं था कि शादाब इससे खौफ था, बल्कि वो बिल्कुल उसके करीब आ गया था। एकदम से फिर से पीछे दीवार के साथ लगी। इसने दोनों साइडों पर अपने हाथ रखे। "आज की शाम हमारी मेहंदी घर में मेहमान आ चुके हैं। तुम बताओ मुझे क्या मसला है?" इससे किसी इसके हाथ को पकड़ते हुए बोला। "मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी, मुझे डर लगता है आपसे।" वो संजीदगी से बोली, "ना ही मुझे गाँव में रहना है, मुझे वापस अमेरिका जाना है। अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। अगर तुम सच्ची हो तो रात को खूबसूरत हसीन सी रेडी होकर बाहर आ जाना।" इसने ऐसे किसी इसके गाल को छुआ। मज़ीद जिसके करीब था, "मैं तुम्हें कल रात तक बताऊँगा मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत कैसे जताई जाती है, ये सब कुछ बताऊँगा। अपनी किस्मत पे तुम रश्क करोगी।" इसे मज़ीद करके खड़ा हो गया। वो शिद्दत से अपनी आँखें बंद कर ली। "मैं कभी भी इस शक को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगी।" इन्हों आँखों में से आँसू बहने वाले को साफ़ किया। "मुझे अमेरिका जाना है, मैं यहाँ पे रह नहीं रह सकती। इतने साल अमेरिका में गुज़ार कर आई हूँ, तो अब यहाँ गाँव में कैसे रह सकती हूँ?" वो बहुत ज़्यादा बेज़ार हो गई थी। मगर रात मेहंदी के फंक्शन में वो बहुत हसीन लग रही थी। रंगीन लाइटों में इसकी सफ़ेद रंगत चमक रही थी। इसने हल्की-हल्की लिपस्टिक लगाई हुई थी, ना होने के बराबर मेकअप किया हुआ था। इसमें वो भी शाज़िब के पहलुओं में इस कदर हसीन लग रही थी कि दोनों चाँद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। कितनी ये रस्मात अदा की गईं, जब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और इधर सब लोग इसकी तरफ देख रहे थे। काफ़ी वक़्त के बाद इसकी मम्मा ने ऐसे किसे उठाया, "चलो शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम एक काम करो कमरे में जाओ।" इन्होंने इसकी बदलती हुई रंगत देखी थी और सामने भी ऐसे यही बोला। वापस कमरे में आ गई। कमरे में आते ही बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अपने हाथों में लगी हुई मेहंदी को देखने लगी। जल्दी से सोने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गहरा रंग आ चुका था। गौर से अपने हाथों की देखने लगी। यहाँ ना जाने कितनी औरतों से ये बात सुन चुकी थी कि अगर मेहंदी का रंग ज़्यादा आता है तो शौहर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसका तो बहुत ज़्यादा कलर था। वो उसे देख रही थी, वो वॉशरूम में जाके रगड़-रगड़ के साफ करने की कोशिश करने लगी। अपनी लाल होती कलाइयों को देख रही थी। काफ़ी वक़्त बाद बाहर आई तो सामने शाहज़ैब खड़ा हुआ था। इसके हाथों को पकड़ के कहने लगा, "तुम्हारी हथेली में अपने नाम को देख रहा हूँ।" इसके हाथ को करीब लाकर अपने लबों से लगा लिया। "बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ना जाने कल तुम अपने शौहर को क्या हाल करने वाली हो, कल कौन से क़यामत ढाने वाली हो।" ये कहते हुए इसकी आँखों में देखा, जब मोहब्बत के दीप जल रहे थे। इतनी मोहब्बत इसकी निगाहों की तपिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। "इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। ना ही मैं कोई अनपढ़ हूँ, कोई जाहिल गँवार हूँ। पढ़ा-लिखा हूँ, हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। बीवी के हकूक़ के बारे में जानता हूँ। परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे पहले सलवार-कमीज़ पहनते हो, कल भी तुम ऐसी सलवार-कमीज़ पहन के आओगी। मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे मत पसंद नहीं जैसे मुझे पसंद। तुम वैसे नहीं। शमीज़ शलवार वाले मुझे पसंद नहीं।" वो संजीदगी से इसकी तरफ देखे बोली, "तुम्हें जो पसंद है मैं वैसा बन जाऊँगा। मसला मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग से है। तुम मेरी खातिर अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी ड्रेसिंग चेंज करूँगा।" वो संजीदगी से कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन दुल्हन के रूप में वो उस कदर हसीन लग रही थी और उसके पहले में बैठा हुआ शख्स जब अंदर दाखिल हुआ तो उसे यही लगा था कि वो सलवार-कमीज़ में आएगा।
کیونکہ وہ یہی کہہ چکا تھا، نہ اس نے کوئی شیروانی سلیکٹ کی تھی، کتنی اس نے بتائی تھی، کتنے آپشن دیے تھے، نہ جانے کیوں اسے اس قدر حسین اور کوشش والا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس سے نگاہیں ہٹانے لگی۔ بتاؤ اس کے پہلو میں بیٹھا کیسے لگ رہا ہوں؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ کس قدر آپ برے لگ رہے ہیں؟ دور ہو کے بیٹھے اس کی طرف جو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہال خوبصورت سی لائٹوں سے جگمگا رہا تھا، جیسے ہی رخصتی کا بتایا تو وہ اور بھی خوبصورت حویلی جانا تھا، مگر نہ جانے کیوں عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بوجھل تھا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ کوئی بات بے باکی سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صحرا ترتی وہ اتنی آسانی سے شادی کے لیے کیسے مان گئی، اتنی آسانی سے شادی کیسے کر لی؟ یہ سب کچھ اسے بہت عجیب اور انوکھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے کمرے میں بٹھایا گیا، پورے کمرے میں وہ دیکھ رہی تھی جیسا خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا، اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اہمیت میری ایک بات ماما نے سنی انسنی کر دی، اپنی مرضی سے لڑکی کے ساتھ میری شادی کے دو، انہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اس نے غصے میں اپنا دوپٹہ اتار کے دور پھینکا، اپنی جویلری کو اتار کے نوچ نوچ کے پھینکنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، آئینے پہ پڑی ہوئی ساری چیزوں کو اس نے پھینک دیا۔ پہلے تک تو اس نے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا، ایک عجیب سی تکلیف جو وہ اب خود اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اندر آ چکا تھا، ہی بس اس کی طرف دیکھنے لگا، دھیرے سے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ لاک لگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، نہیں مجھے تم سے شادی کرنی تھی، بس میں وہی لباس پہنوں گی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، میں جینس ٹی شرٹ پہنوں گی، میں تمہیں تنگ بھی کروں گی، بہت زیادہ تنگ کروں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تنگ کرو گی مجھے؟ اور پھر میں بھی تنگ کروں گا، بہت زیادہ تنگ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اتنا زیادہ قریب ہوا کہ اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ اس کی جھمکیوں کو اتارتا ہوا آپ نے لب رکھ گیا، اس کی گردن پہ نشان بن چکے تھے، اس کے کانوں میں بھی۔ بہت نازک ہو، سوچ رہا ہوں آپ مجھے ایسے دیسی مرد کو برداشت کیسے کرو گی؟ تم تو اتنی نازک سی انگریز لڑکی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے ایسے کہنا بند کر دے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آ جاؤ، تمہیں نہر میں لے چلتا ہوں، اپنی کلائیاں دکھاؤں؟ اس کی کلائیاں دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ جانے لگی، جب ایک جھٹکے سے بازو اسے پکڑ کر کھینچا، سیدھے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ کہاں تک بھاگ کے جاؤ گی؟ منع کیا تھا نا کہ میرے پاس ہی رکو، یہاں مجھ سے دور مت جاؤ۔ اس کے باوجود تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، آج کی رات تو سلام ہاتھ سے گزارنے ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، واپس امریکہ جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ امریکہ جانے کے لیے اتنی بےتاب کیوں ہوں بتاؤ مجھے؟ اب تمہارے ماما پاپا نے بھی نہیں جانا تو اکیلی وہاں جا کے کیا کرو گی؟ ہمیشہ کے لیے واپس آئے ہیں۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اتار کے دور پھینک چکا تھا۔ تمہارے کہنے پہ وہ پہنی تھی، ورنہ مجھے تو پسند ہی نہیں تھی۔ اس کے پسند کی سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی، ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، منہ پھلاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ تم بالکل معصوم سے بچی لگ رہی ہے، بالکل گٹیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اتارے مجھے، نیچے اتارے پلیز، یہ کہتے ہوئے اس سے کہنے لگی نیچے اتارے، مگر وہ کہنے لگا بیٹھو شرافت سے مشرقی دلہنوں کی طرح، تو میں تو شوہر کا انتظار کرنا بھی نہیں آتا، اور کیا مجھے سکھانا پڑے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، سکی سے اس کی گردن سے بھاری زیور کو اتارا، وہاں پہ بنے ہوئے نشان پر اپنے لب رکھ دی، جیسے اس کی گردن پر لب رکھے تو اپنی گردن پہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے ہوئے تھا۔ تم سے اجازت چاہتا ہوں، وہ نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں زیادہ گھبرا رہے تھے، نہ جانے اس سے کیا ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جلدی میں بول ہی نہیں رہی تھی، بس اس شخص کی قربت میں عجیب سی کھوئی ہوئی تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اتنی آسانی سے اسے قریب نہیں آنے دوں گی، یہ کہتے ہوئے وہ مزید سے دور ہونے لگی، مگر وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی سانسوں کی تپش، گردن اور کان کی لو پہ محسوس کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی کوئی مرد اس کی زندگی میں نہیں شامل ہوا تھا، نہ کبھی کسی کو اتنی اجازت دی تھی کہ کوئی اس کے قریب آتا۔ وہ پہلا مرد تھا، دوست اس کے بہت زیادہ تھے، مگر کسی کی اتنی زیادہ بے باکی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور شاہزب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ ڈر رہی تھی، لائٹ آف ہو چکی تھی، اب وہ اس کے بہت قریب تھا، ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ محبت تھی، ایمان تھا، عزت تھی، اور وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا، اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا راز ہے، کون سا جذبہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک، کل رات تک وہ شادی سے انکار کر رہی تھی، اسے شادی نہیں کرنی تھی، مگر آج شہزیب کو وہ انکار کر نہیں پائی۔ شہزیب آہستہ آہستہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، مونچھوں کی چبھن جب محسوس کرتی تو تب مزید شدت سے اس کے ہاتھوں کو دبوچتی۔ صبح جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔
وہ سو رہا تھا، اس کے گرد بازوں کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی سے اس کے وجود پہ پڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، خود کو اس شک کے اتنا قریب دیکھا، گزرے ہوئی رات کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا پورا وجود کپکپانے لگا، نہ جانے سے کیا ہوا تھا۔ ایک دم سے شاہزیب سے دور ہونے لگی تو شاہزیب کی آنکھ کھل گئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ وہ ڈر رہی تھی، مجھے باہر جانا ہے، یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے واپس بٹھایا، وہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی، فریش ہو کر آئی تو اس کے چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بارش سے ٹپکتا ہوا پانی، سفید رنگت نکلا ہوا روپ دیکھ کر حقیقت آج پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جیسے شاور لے کے نکلی، سفید رنگت کی شلوار قمیض، گلے میں اس نے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے شلوار قمیض میں دیکھا، وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ شادب سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوسہ فریش ہو کر اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل جنت سے آئی ہوئی شہزادی لگ رہی ہے، کہتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کے پیشانے پہ بوسہ دیا تو اس نے شادب کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سب نے قریب کیا۔ عنایت چاہتے ہوئے بولی، مجھے کچھ کہنا ہے، بولو، محبت سے پوچھا۔ شاہزیب، مجھے نا آپ سے محبت ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ جیسے ہی الگ ہوا، اتنی جلدی؟ اس رات ہم جب نہر میں گرے تھے تب مجھے آپ کی قربت میں جو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، شاید وہ محبت تھی۔ میرا دل اتنی بری طرح سے دھڑکا تھا کہ میں رات بھر سو نہیں پائی تھی۔ میں آپ کے لمس کو محسوس کر کے سوتی ہوں اور پھر میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس چلی جاؤں، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں، میری ہر صبح آپ کی باہوں میں گزرے، آپ کی محبت بھری سرگوشیوں کو محسوس کروں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، آنکھوں پہ بوسہ لیتا اس کی یہ بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ آخر وہ کامیاب ہو چکا تھا اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے۔ نہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کرنا چاہتا تھا، نہ کچھ اور، بس اس سے محبت دکھانا چاہتا تھا، اور محبت سے وہ اس کی دیوانی یہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو چوما۔ انایا میں بدلاؤ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ انایا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہزیب کی محبت میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔